पार्टी ने आपको नाम दिया, जिस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने आपको कार्यकर्ता से नेता बनाया, वो उनका नहीं होगा तो लोगों का कैसे होगा? आमची अशी कधीच व्यवस्था नसते की आम्ही घेतलं ते डोनेशन, तुम्ही घेतलं ते करप्शन. देखिए, शिवसेना का हिंदुत्व ये धार्मिक हिंदुत्व, राजनीतिक हिंदुत्व नहीं. और धार्मिक हिंदुत्व क्या बोलता है कि मुंह में राम और हर हाथों को काम. मेरे साथ का उद्धव साहब का मैंने जो हाथ थामा है ना, वो वे पॉलिटिकली हाथ उनका नहीं छोड़ सकते. मुंबई का हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन होता नाही तो ग्रामीण भाग क्या करेंगे? गलत बोलतात लोकशाही. मला असं वाटतं हे सरकार हे लोकशाहीच्या माध्यमातून न वागता कुठेतरी आपण हुकुमशाहीकडे चाललोय, कुठेतरी संविधान आपण फार मोठ्या पद्धतीच्याकडे वरच्या कवर तेच ठेवणार, आपल्या सगळ्या संशोधन करून बदलणार. आप बताइए, वोट के माध्यम से सिद्ध होने वाले शिवसेना किसके? अमोल कृतिका जी, उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रत्याशी आज हमारे बीच है. अमोल जी, नवभारत महाराष्ट्र की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूँ. धन्यवाद. और आप पहले आपको शुभकामना देता हूँ कि उद्धव ठाकरे ने आपको वहां से प्रतिष्ठापूर्ण सीट पर आपको उम्मीदवार बनाया. शिवसेना एक थी, मातोश्री के आशीर्वाद से सब शिवसैनिक एक परिवार की तरह काम करते थे. पार्टी में टूट हुई, उसके बहुत सारे लोग शिकार हुए, लेकिन मैं आपके घर से ही शुरू करता हूं, क्योंकि आपके घर में भी दो लोग अलग अलग हो गए. आपके पिताजी इस क्षेत्र का जो 3 बार के विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में है. और आप उद्धव ठाकरे में विश्वास जताते हुए आपने उनके साथ रहने का फैसला किया. कैसा महसूस होता है घर में पार्टी टूटी? नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं, क्योंकि अभी उसको भी अभी 6-7 महीने 8 महीने हो चुके हैं, तो पुरानी बातें हो चुकी है. और पुरानी बातें के ऊपर मैं ध्यान ज्यादा देता नहीं हूँ. मैंने सोच ली है कि मुझे उद्धव साहब के साथ, आदित्य साहब के साथ रहना है, और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ. मैं मेरे काम में बिजी हूँ. और वैसे भी हर एक का अलग अलग पॉलिटिकल व्यू होता है. जब भी 18 एज के बाद में कौन किसको वोट देता है घर में, वो शायद एक दूसरे को बता भी नहीं देते. लेकिन हमने बता के किया. ठीक है, स्टार्टिंग में उनका थोड़ा सा प्रेशर था मेरे ऊपर कि ऐसे कैसे कर रहे, आओ सबके बच्चे उनके साथ में. लेकिन मैंने बोला उनको कि बाबा, उनका बच्चों का करियर उनके ऊपर रहेगा. आपने मेरा चालू किया, लेकिन मैंने मेरा भी एक कुछ किया है, और मुझे तो सही लगता है, मैंने किया, उनको सही लगता है, उन्होंने किया. आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर काफी विरोधाभास है. एक तो है कि कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ आपका और आपका परिवार लड़ता रहा, और अब तक का राजनीतिक सफर उनके विरोध के रूप में रहा, और वो दल आपके साथ है. और एक साथी वीरेंद्र वायकर, जो आप लोग एक साथ मिलकर काम करते थे, आप आपके सामने खड़े हैं. 2 शिवसैनिक आमने सामने, क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि 90 से पिताजी इस क्षेत्र में है, यानी उसके पहले भी थे. लेकिन जो चुनाव जो लड़ने का आता है कि 90 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था. 4 बार उन्होंने विधानसभा वहां से जीती है. उसके बाद में एक बार लोकसभा हार गए, 2 बार जीत भी गए, एक बार वो मंत्री भी थे. लेकिन उन्होंने भी उनका काम किया, मैं भी मेरा काम कर रहा था. किसी पार्टी को खत्म करने के लिए ना उन्होंने काम किया ना मैंने काम किया. इसके लिए उस क्षेत्र में जो भी वो टाइम पे विरोध में पार्टी थी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, उनका और हमारा कभी ऐसा जानी दुश्मनी नहीं है. ठीक है, 25 दिन की 30 दिन की जो वैचारिक लड़ाई है वो हम लड़ते हैं. उसके बाद में काम करने के लिए हम सबके लिए करते हैं. जिन्होंने वोट दिया उनके लिए भी करते हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए भी करते हैं, और जिन्होंने वोटिंग ही नहीं किया उनके लिए भी काम करते हैं. वो ऐसा आइडेंटिफाई नहीं करते ना हम लोग. तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से जो अभी नई महाविकास आघाड़ी गठित हो गई है, तो ऐसा नहीं लगता है मुझे कि हमारे बीच में कुछ तान तनाव था तो उसका असर होगा. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शिवसैनिक तो एकदम डट के खड़े, और उतने ही डट के खड़े कांग्रेस वाले हमारे साथी जो है और सब खड़े. आज मेरे साथ में इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पे आ चुके हैं. तो अच्छा है, और ये रिलेशन बरकरार रहेगा, आगे चलेगा. दूसरी बात आपने पूछी कि वायकर साहब की, ठीक है, उन्होंने भी उनको नोटिस आया, डर गए. और डरा हुआ आदमी ज्यादा काम करेगा ऐसा लगता नहीं है. जो विचारों से
ये नहीं करता, यानी कोई कैसा होता है कि जो आदमी अपने पार्टी से, जिस पार्टी ने आपको नाम दिया, जिस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने आपको कार्यकर्ता से नेता बनाया, वो उनका नहीं होगा तो लोगों का कैसे होगा। और मुझे भी आई थी ना नोटिस, मैं नहीं डरा क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं था। मुझे मालूम है उनका प्रेशर टैक्टिस है, एक मोड्स ऑफ ऑपरेंडी चलती है यहाँ पे कि किसी को दबाने का है, किसी को और कुछ करने का है, किसी को जेल में डालने का है, किसी को बदनाम करने का है, किसको क्या करने का है वो नक्की हो चुका है। खाली उनकी पॉलिसी के ऊपर वो काम करते हैं और एक कोई यंत्रणा उसके ऊपर अपना अपना काम करते रहते। वो डर गए, मुझे लगता है डरा हुआ आदमी ज्यादा फाइट नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी है और उद्धव ठाकरे सीना ठोक के बोलते हैं कि मैं हिंदुत्व को नहीं छोड़ा हूँ, हिंदुत्ववादी पार्टी है मेरी। हिंदुत्व का मतलब कि राजनीति में है कि मुसलमानों के विरोध, और अब तक मुसलमानों के साथ आपकी दूरियां बनी रही। सामाजिक तौर पर बड़े आप लोग एक साथ होंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पर दोनों अलग अलग ध्रुव पर है। उनके बीच में भी आप वोट मांग रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा रिस्पॉन्स है आपको? देखिए, शिवसेना का हिंदुत्व ये धार्मिक हिंदुत्व है, राजनीतिक हिंदुत्व नहीं है। और धार्मिक हिंदुत्व क्या बोलता है कि मुंह में राम और हर हाथों को काम। ये हिंदुत्व लेके शिवसेना आगे जा रही है उद्धव जी के नेतृत्व में। घर जलाने वाला नहीं, हर घर का चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व लेके हम लोग आगे जा रहे हैं। राम का मंदिर हम बनाएंगे, और राम जी ने हमको जो सिखाया है वैसे हम लोग अगर अपना बर्ताव नहीं रखेंगे तो मंदिर बना के कुछ मतलब नहीं है ना। और कैसे है कि मंदिर बनाना और धर्म का काम करना और माता पिता का सेवा करना ये हमारा कर्तव्य है। और कर्तव्य को आगे करके अगर कोई वोट मांगता है तो गलत है। और समाज भी ये समझता है, मेरे ख्याल से हिंदू धर्म के लोग भी समझते हैं, क्योंकि धर्म क्या बोलता है, वही बोलता है ना, कर्तव्य का पालन करो। अमोल जी, एक घोटाले को लेकर ईडी जांच चल रही है आपके खिलाफ, तो आपके वोटर्स हैं और जो आपकी इमेज है, तो हम चाहते हैं कि आप नवभारत के माध्यम से बताएं कि इस पूरे घोटाले की सच्चाई क्या है और जानबूझकर क्या आपको टारगेट किया जाए। सच्चाई ये है कि घोटाला नहीं है, क्योंकि अगर घोटाला होता तो मैं आज इधर आपके सामने इंटरव्यू नहीं देता होता, मैं नामांकन अर्जी दाखिल नहीं कर पाता। क्योंकि नामांकन अर्जी दाखिल करने के लिए मुझे 2 एफिडेविट सादर करने होते हैं, एक मेरे प्रॉपर्टी के और दूसरे मेरे क्रिमिनल के। तो मैंने तो नील लिखा है उसके अंदर, कोई घोटाला ही नहीं है। मैं वही बोलता हूँ, जानबूझकर किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को प्रेशराइज करके स्लो करने के लिए, किसी को जेल में डालने के लिए, किसी को अपने पास लेने के लिए। अभी वाइकर साहब के ऊपर भी घोटाला था, मेरा तो वो बोल रहे कि करोड़ 1.5 करोड़, एक्चुअल क्या है वो मुझे मालूम और ईडी को मालूम, उनको कैसे पता चलते मुझे नहीं मालूम, हो रहा कि नहीं। क्योंकि एक इंक्वायरी एजेंसी का अगर पेपर बाहर लीक होता है तो सबसे बड़ी गलती है, यानी कोई तो भी पीछे से ऑपरेट कर रहा है, या कोई तो भी उन्होंने किया। मेरे ख्याल से किरीट जी ने अपने माझा कट्टा पे उनका कुछ होता, उन्होंने बहुत कुछ राज खोल दिया उसके अंदर, आधा पौना घंटा 1.5 घंटे का उनका हो गया, आपने शायद देखा भी रहेगा। तो इसमें घोटाला ही हुआ नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। और मैंने जो ये किया, तो मैंने मुंबई पुलिस के पास मांगा था, तो मेरा एक चिनार कॉलेज का एक पुराना केस था, जब भी आंदोलन हुआ था चिनार कॉलेज के ऊपर, लेकिन उसके बाद में फडणवीस साहब सीएम थे, तभी जीआर निकल के वो मेरा केस कैंसिल हो गया। तो उधर से मेरा निरंक आ गया, कोई केस नहीं है। ईडी वाले के पास मेरे वकील गए, तो उन्होंने लेटर भी लिखा है, तो ईडी वाले ने उनको ओरली बोल दिया कि अरे हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं कि हम लिख के दे दे। तो बोले कि फिर हम समझेंगे कैसे केस है कि नहीं है। तो बोले कि लेटेस्ट चार्जशीट जो पड़ा है उसके अंदर देखो एक्यूज है कि नहीं है, तो चार्जशीट में तो मेरा नाम भी नहीं है। और दूसरा जो ईओडब्ल्यू के पास डीसीपी के ऊपर लेटर देके रखा है, अभी तक उन्होंने कुछ दिया नहीं, एफआईआर के अंदर मेरा नाम नहीं है। मैं वापस वही बोल रहा हूँ, जब भी मेरे ऊपर आरोप निरुपम साहब ने किया था, तभी मेरा बोलना यही था कि मेरा नाम तो दिखाओ कहाँ पे। ईओडब्ल्यू में कैसे कि 1 2 3 4 नाम है, और जो हमारी एक कंपनी थी फोर्स वन मल्टी सर्व्हिसेस, फोर्स वन मल्टी सर्व्हिसेस त्यांचे भागीदार आणि त्यांचे पालिकेतील प्रभाव कर्मचारी आणि इतर खाजगी व्यक्ती। अभी पालिकेतील प्रभाव कर्मचारी में से वो मेरा नाम गिनते, लेकिन अमोल गजानन कीर्तिकर नाम मुझे दिखाइए। मैंने तो मेरा आज एफिडेविट में निरंक लिखा है, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए ना 4 तारीख को, अगर मैंने लिखा है तो। अगर मेरे ऊपर केस है तो कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है। एक संक्षिप्त जवाब चाहेंगे कि ईडी ने बुलाया था आपको, तो मैंने तो खबर देखा कि आप खरीदारी भी कर ली थी कपड़े की, और ये इसमें कितनी सच्चाई? देखो, आदमी है ना, डरता है मन से पहले, जेल में जाने के बाद में हॉस्पिटल से जाने से पहले आदमी डरता है ना, अरे उधर क्या होगा, क्या काटेंगे, क्या आएंगे कि नहीं वापस में। मैं डरा नहीं ना, मैंने तैयारी करके रखी, वो तैयारी करके रखी, मुझे ऐसा डाउट नहीं था।
लेकिन सोचा कि अगर ज्यादा होता है तो उसके लिए भी तैयार रहे ना, उसमें क्या है। लेकिन जब भी उन्होंने लास्ट टाइम मुझे बुलाया और जो बदनामी उन्होंने वो मीडिया पे खोल दी, अमल को ये किया, अमल को वो किया, क्योंकि मैं 6 बार जा चुका हूँ, 3 बार ईओडब्ल्यू में और 3 बार ईडी में। तो पहले 5 बार तो किधर आया भी नहीं था मीडिया पे, आपने सुना नहीं सुना, छोटा सा 1-2 घंटे के लिए आया, बाद में गायब हो गया। ये 1.5 घंटे के लिए, 2-2 घंटे के लिए, 1.5 दिन के लिए वो चलाते। तो मैंने वही सोचा कि बाबा ये मोडस ऑपरेंडी किया, बदनामी की है। तो मैं सोचा कि मुझे डालने वाले तो नहीं है अंदर, लेकिन मुझे मानसिक में सबके लिए तैयार हूँ। सबके स्टंट लगावा, आपने अपने स्टंट से दिया। स्टंट ऐसा नहीं बोला जाता, वो रियलिटी है वो, क्योंकि वो देखते हैं ना वो डरा हुआ है क्या, क्योंकि उनका वो क्या डर के आगे जीते, वो एक है ना ऐड आता है, तो मेरे डर के आगे मेरे जीते शायद, और जो डर से वो डर गए वो हार जाएंगे, सामने आए मेरे। अमर जी, जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी का तो बहुत लंबा राजनीतिक करियर रहा शिवसेना में, और ये इसमें कोई संदेह नहीं कि वो कद्दावर नेता रहे। वो शिवसेना में क्यों गए? उनके ऊपर तो ऐसे कोई आरोप नहीं था, ऐसा वो देखो और ऐसा। आप इधर रह गए, तो आपको क्या लगता है कि वो क्यों गए? इतने वरिष्ठ नेता और इतना लंबा उनका करियर, तो इसमें विरोधाभास जनता में है कि भाई बेटा इधर रह गया, पिताजी वहां। ये भी आरोप लगता है कि भाई जिसके ऊपर जांच होनी थी या जिस पे आरोप है, ईडी वगैरह का डर दिखा के वहां लिया गया, लेकिन उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं था। तो इसके पीछे आप किस बात नहीं, लेकिन जैसे कि उनका पर्सनल क्या कारण था मुझे पता नहीं ना, मैंने उनसे पूछा ना उन्होंने मुझे कुछ बताया। मुझे बताया नहीं, शायद उनको ऐसा लगा रहेगा कि अमल को आना ही नहीं तो क्यों बताओ। क्यों गए? सच में उसका आंसर तो वही दे सकते हैं, मैं कैसे उनके बिहाफ में आंसर दे दूं उसका, मुझे सच में पता नहीं। सर मेरे 2 सवाल है। राजनीतिक परिदृश्य में एक हालत है, ईडी का दबाव होता है और आप उसका सब्जेक्ट है, इसलिए आपसे सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। क्या ईडी के अधिकारियों के द्वारा, जैसा आप कह रहे हैं कि बदनामी की जाती है या इस तरह का प्रेशर बनाया जाता है, तो आपने क्या किसी ईडी के ऑफिसर के जरिए या किसी भी अपरोक्ष तरीके से इस तरह का प्रेशर था कि जिसे सरकारी अधिकारी का ऊपर में आरोप नहीं करना चाहता, वो तो उनका बेचारे काम करते, उनको सही लगे गलत लगे। उनके जो पार्टी के अंदर लोग हैं वो भी सही गलत का सामना के नहीं बताए, सरकारी अधिकारी कैसे बताएंगे, सब डरे हुए। वो सच में रहेगा उनके ऊपर प्रेशर तो भी नहीं बताएंगे, वो उनका काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से, अंदर से वो महसूस करते रहेंगे कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। नहीं, उनका पिछले का ऐसा ही था कि क्या आप पर भी दबाव था कि आप भी शिवसेना ज्वाइन करो, जिसके लिए उसके लिए तो उन्होंने ईडी किया ना, उसके पीछे दूसरा कारण क्या है? संकेत आपको कैसा है मेरा क्या तो संकेत होता है ना, वो तो अदृश्य ऐसे कि इसमें बहुत कुछ नाम ऐसे है कि मैं बोलना नहीं चाहता इसके ऊपर, क्योंकि वो बेचारे उनका कुछ गलती नहीं है, मुझे नहीं ये करना है। लेकिन देखो कैसा है कि अभी आपको सबको पता है और दुनिया को पता है, सब आम नागरिक को पता है कि ईडी को खुली जाती है, ईसीआर क्यों खोलते, उसके अंदर उनका ये नहीं रहता है कि बाबा चलो घोटाले को हम लोग बाहर निकालेंगे, उसका पैसा आएगा और 15 लाख रुपया कमिट किया है ना वो दे पाएंगे, ऐसा नहीं है उनका। उसके पीछे वही मकसद रहता है कि मैं कैसे बदनाम करूं, मैं कैसे उसको प्रेशराइज करके उसको स्लो कर दूं, या कैसे उसको प्रेशराइज करके मैं जेल में डालूं और उसका 1 साल उसका खराब करूं, या कैसे उसको प्रेशराइज करके मेरे पार्टी में लाऊं और वॉशिंग मशीन में ढुला के वापस उसको व्हाइट करके उसको टिकट दे दूं। मेरे केस में तो वैसा ही होगा ना, मेरे को बदनाम किया और देखो कैसे है कि मुझे पहले क्या बोला गया कि इधर आओ, मैं नहीं गया तो चलो आने वाला नहीं है तो बदनामी के इसके, क्योंकि सामने आएगा तो बदनामी तो होनी चाहिए, वोट तो कम होनी चाहिए, और सामने वाले उनके पास दूसरा कैंडिडेट नहीं था, इसके लिए उनको उन्होंने प्रेशराइज किया। वो किधर गए? अगर उनको जाना ही था तो ईडी की केस बनने के पहले जाने चाहिए थे, तो मेरे ख्याल से वाइकर साहब भी खुद के मन से गए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन ये भी सही है कि आपके पिता ने अपना पिता धर्म निभाया और उन्होंने कहा भी, उन्होंने नाराजगी जताई कि ये गलत हो रहा है, उस पार्टी में जाकर भी उन्होंने जताई, लेकिन आपने अपना पुत्र धर्म नहीं निभाया। कैसा है कि वो हर नागरिक को पता है कि ये गलत हो रहा है, वो वोटिंग के माध्यम से सब बताने वाले हैं, वो वोटिंग के माध्यम से सब बताने वाले हैं। इसके लिए अभी वो बाजू में रख के अभी जाति जाति धर्म धर्म भाषा भाषा में भेदभाव करना चालू किया है कि पोलराइज हो चुके। और पिताजी ने ऐसा नहीं, मैं सबको बोलता हूँ कि मैं 1000 बार उनको नमन करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, लेकिन जो मैंने सोचा है ना, जो मैंने सोचा है वो जो विचारधारा में आगे लेके जाना हो, जो आदित्य साहब का उद्धव साहब का मैंने जो हाथ थामा है ना, वो मैं पॉलिटिकली हाथ उनका नहीं छोड़ सकता। अब मुझे टिकट मिला इसके लिए मैं इस पार्टी में नहीं हूं, टिकट नहीं भी देते ना तो भी मैं जो भी कैंडिडेट होता उसका मैं काम करता, शायद वो
कांग्रेस भी छुट्टी होती तो मेरा काम करना मेरा कर्तव्य मैं कर्तव्य करता हूँ। सर आपने बोला कि मामला झूठा है, फोर्स में इंटेलिजेंस सर्विस जो कंपनी है उसके आधार पर चाहे ईओडब्ल्यू की चार्जशीट देखें या ईडी की चार्जशीट देखें, आपको अपने मतदाताओं और लोगों को ये शिफ्ट लेकर होगी कि जो पैसे की रूटिंग की बात ईओडब्ल्यू ने भी चार्जशीट में कही है और ईडी ने भी कही है, उस पर आपका क्या कहना है, मतदाताओं को आप साफ करें। देखो कैसा है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हर एक के लाइफ में होती है, उसको देखने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और अगर फाइनेंशियल क्राइम है इसके लिए ईडी है। वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को फाइनेंशियल क्राइम करके जनरेट करने का और ईसीआर खोल के ईडी के माध्यम से उसकी चौकसी करने का, उसके पीछे एक ही आधार है कि उनको बदनाम करे, उनको प्रेशराइज करके स्लो करे, प्रेशराइज करे, अपने पार्टी पे लाके धुला के वापस उसको सीट पे बिठाए या उसका इस्तेमाल करे या उसको जेल में डाले और उसका 1 साल 1.5 साल खराब करे। 5वां मकसद ही नहीं उनके पास। बताइए ना 5वां मकसद के लिए किसको क्या हो गया, किसको जेल हो गई और किसको परमानेंट उसको ये हो गया। इस पॉलिटिकल इसमें बताइए, एक नाम बताइए मुझे कि जिसको बहुत साल से, अभी 1.5 साल से साल से लोग अंदर है। कुछ नहीं है। देखो कैसे है कि एफआईआर होता है, उसके अंदर गुनाह हुआ कि नहीं हुआ एक कंफर्म होता है। जो एफआईआर सितंबर में खोला गया है 2023 को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 8 महीने में कुछ उसके अंदर कुछ नहीं है। 8 महीने लगते हैं और ईडी की कार्रवाई 1 महीने के अंदर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सेक्शन 50 के अंदर उनको अंदर डालना है। आपको गुनाह जो घटित हो गया है उसके अंदर वो कोई करते नहीं है। देखो कैसे है कि जिसने ना खिचड़ी खाई, ना खिचड़ी बांटी, ना खिचड़ी रिसीव की, वो एक आदमी आके एक लेटर लिखता है, उस लेटर के ऊपर आप कार्रवाई करते हैं, तभी 2 साल के बाद में। तो मतलब क्या है इस चीज का? अभी हम लोग होटल में जाते हैं, होटल में भी लिखा रहता है ना, वो ये सब्जी अमुक अमुक क्या है, वेजिटेरियन कढ़ाई, उसका ग्राम लिखा जाता है और उसका वो कोई हम लोग ग्राम में देखते हैं क्या? उसको बोलते हैं भाई साहब जरा काटा लेकर वजन करके देखो, वो एक क्वांटिटी रहती है और उस क्वांटिटी के ऊपर अगर आपको आक्षेप है तो आप खाने से पहले करते हैं ना। आप 2 साल के बाद में जाएंगे क्या होटल में बिल लेके, अरे मैंने 2 साल पहले वो चीज खाई थी, आपने खाई थी, फिर भी आप नहीं जाएंगे, इसने तो खाई भी नहीं है, इसने ना खिलाई ना खाई। तो ऐसा नहीं, ये सब होता है, ये सब पॉलिटिकल मामला है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है और ये सब उनको भी मालूम है। अमोल जी, आपने अपने पिताजी के नेतृत्व में बाल्मिकियों को समझा है अपने चुनावी क्षेत्र को, कोई ड्रीम प्लान है आपका अपने चुनाव क्षेत्र की जमीन के उत्तर पश्चिम के लिए? देखिए कैसा है कि 100% 3 चुनाव जो पिताजी लड़े, 1 हार चुके, हम लोग 2 जीत चुके। वो तीनों चुनाव में मैंने, मेरे साथ में अभी जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो सबने काम किया है और 2 बार जीते। उस 2 बार का 10 साल का 9 साल का क्रेडिट तो हम लेने वाले हैं क्योंकि हमने उनको बनाया ना। देखो आदमी, मैं अगर आज खासदार बनता हूं तो उसमें बहुत से हजारों लोग काम करते हैं बेचारे, तो उनका क्रेडिट है कि नहीं? तो 9 साल का क्रेडिट तो पहले हम लेंगे, 1 साल का उनको दे देंगे क्योंकि 1 साल तक उधर है ना। नए पार्टी ने उनको फंड दिया, नए कार्यकर्ता का, क्योंकि काम एक जो करना रहता है ना, उसके पीछे आज काम लिखा है कल हो गया ऐसा नहीं होता है। वो काम हम देखते हैं, उसके बाद में जाके सर्वे करते हैं, उसको कितनी जरूरत है, क्योंकि पैसा हर आदमी का है उसके पीछे। आप इधर बैठे हुए आदमी भी आपके माध्यम से कुछ ना कुछ टैक्स के माध्यम से पैसा देते हैं, तो पैसा हम लोग कहाँ इस्तेमाल करें वो जवाबदारी। देखो पैसा भी आप लोग देते और वोटिंग का माध्यम से वो अधिकार भी आप लोग देते, तो हमारी भी जिम्मेदारी हम देखते हैं। उसके पीछे हम लोग एनओसी लाते हैं, एनओसी लाने के बाद में वो काम वहां पे होता है कि नहीं देखते, अच्छी तरह से संभाल रहे कि नहीं संभाल रहे लोग, उसकी जरूरत कितनी है वो देखते हैं, वो तो काम होता रहता है। दूसरा काम जो होता है ना, मुंबई में अगर काम करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना बड़ा यहाँ पे इंटरफेरेंस है ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सब काम जो है ना मुंबई वाले सब बीएमसी या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे योजना भी रहती है ना, तो योजना इतनी सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें योजना इतनी नहीं है। आप देखिए ना, हाँ ठीक है, ग्रामीण भाग में जाओ तो बहुत सी योजनाएं वहां पे 60%, 40%, 50%, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये उतना ये रहता है। तो मेरे ख्याल से वो नहीं, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र के अंदर बहुत से काम है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से निगड़ित है, वो मैं मेरे जो ये निकालने वाला हूँ मैनिफेस्टो, उसमें मैं देने वाला हूँ। और यानी अगर डिंडोशी विधानसभा में जाएंगे तो वहाँ पे फॉरेस्ट का मसला है, वहाँ पे फॉरेस्ट में जो झुग्गी झोपड़ियों में बहुत साल से लोग रहते हैं,
उनका मसला है कि उनको परमानेंट शिफ्टिंग अभी तक मिला नहीं है। उसके लिए किसी ने क्या किया मुझे पता नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और उसका रियाब आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। करेगा कौन? अंधेरी में जाएंगे तो वहां पे एएसआई हॉस्पिटल है, उसका उद्घाटन हो चुका है, वो मिनिस्टर आए थे सेंट्रल, लेकिन उसका अपग्रेडेशन कौन करेगा? मुंबई का हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन होता नहीं है तो ग्रामीण भाग के क्या करेंगे? वहां पे अभी 7 हिल्स का एक पार्ट तो अभी खंडर बन रहा है, वहां पे इतने करोड़ रुपए का कर सके। एम्स लाओ ना, जो एम्स इतना बड़ा जो संस्था है वो मुंबई जैसे शहर में नहीं होनी चाहिए, उसके लिए अच्छी जगह है वो लानी चाहिए। गोरेगांव वेस्ट में जाएंगे तो बहुत साल से 10 साल से पिताजी वहां पे ये कर रहे हैं, वो जो पोस्ट ऑफिस के लिए मोतीलाल नगर के, और एक ना एक दिन वो उनका प्लॉट गायब हो जाएगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस है लेकिन भाड़े के जगह पे, खुद के जगह के बनते नहीं। 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ जीएसटी हम लोग खाली पेपर में पढ़ते जमा हुआ, वो अगर एंड जेब में नहीं आता है और जो लोगों की जरूरत है उधर तक नहीं पहुंचता हो सकता, मतलब क्या है? खाली आंकड़े सुन के हम लोग अंधेरी वेस्ट और वर्सोवा में जाएंगे तो वर्सोवा में तो कोली लोगों का बहुत प्रॉब्लम है, उनको डीजल के परता भी नहीं मिल रहे, जो उनका प्रॉफिट है। उनको वो बहुत साल से जेट्टी मांग रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बोट से वो पार्किंग करने के लिए वो खुला बने तो और कहाँ जाते हैं उधर अंदर। वो छोटी जेट्टी बड़ी होनी चाहिए, वो मेन समुद्र और वो खाड़ी उसके जॉइंट पे बहुत सालों से ये कचरा वो जमा होता है ना, वो भर्ती होने के माध्यम से कीचड़ वगैरह, वो निकालने के लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए, वो नहीं निकलता है। उसके लिए उनके बूट फंस जाते तो उनको प्रॉब्लम होता है, बहुत दिक्कत है। उनका सीमांकन का, उनका ओनरशिप का कुछ तो भी प्रॉब्लम है वहां पे, तो वो प्रॉब्लम है। वहां पे जाएंगे जू में तो वहां पे मिलिट्री की लैंड है, उसके आजू बाजू के 500 मीटर के एरिया को रिडेवलपमेंट के लिए परवानगी नहीं मिलती क्योंकि हाइट रिस्ट्रिक्शन है। अभी वही एनओसी शेट्टी साहब के यहाँ भी एक डेपो है, वहां पे 100 मीटर पे लाए, तो यहाँ पे क्यों नहीं? वहां पे बीजेपी का खासदार था इसके लिए और यहाँ पे सेना का खासदार था इसलिए, ऐसा हो सकता है ना? वहां पे एक बंद ऐसा ये सिग्नल स्टेशन जो पेपर पे है और एक्चुअल बंद है, वो सिग्नल स्टेशन पेपर पे, इसके लिए उनको एनओसी नहीं मिल रही है। उसके लिए भी शायद पुराने खासदार ने काम किया रहेगा, लेकिन हुआ नहीं ना। अभी कैसे है कि डीएन नगर जाएंगे तो फनेल जोन का प्रॉब्लम है, और जो एक एक्ट आ गया कि पेरी की सब बिल्डिंग रिडेवलपमेंट होके 22 माली बन चुके हैं। अभी सेंटर वाली जो बिल्डिंग है वो नया कायदा आने की वजह से वो जाते हैं तभी उनको रिस्ट्रिक्शन होता है। अभी उनका रिडेवलपमेंट हो रहा है तो लोग वही पूछ रहे हैं ना, वो जो प्लेन आएगा तो क्या बीच में से जाएगा? नहीं जाएगा। तो अगर वो बाजू में देखते तो हो चुका है और यहाँ पे नहीं हुआ, तो किधर तो भी मिसकम्युनिकेशन है। अगर देखो कायदा बनता है ना तो आज से बनता है, लेकिन आज से बनने से पहले अगर कुछ उसके अंदर वो कुछ तो भी चेंजेस हो गए और वो अगर पब्लिक को अगर नुकसानदायक है तो उसके अंदर भी संशोधन होना चाहिए ना। संशोधन खाली लार्ज स्केल में नहीं है, लार्ज स्केल में रहता तो शायद संशोधन करते हैं। इसके लिए बहुत संशोधन किए अभी के इन्होंने क्या बोलते हो जो महाशक्ति में, तो इसमें भी थोड़ा संशोधन करो। बेचारे हमारे गरीब लोग जो 180 फुट में रह रहे वो जाएंगे ना 2 BHK में, तो ये सब बातें हैं, ये करने वाला हूं मैं। और 5 साल में इतना तो मुझे करना है जो अभी मैंने बोला। अभी इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है, वहां पे डेवलपमेंट होना चाहिए। इतने बाहर गांव से जू किनार पट्टी देखने आते हैं, वहां पे सुविधा उतनी नहीं है, टॉयलेट्स इतने नहीं है क्योंकि वहां रिस्ट्रिक्शन है। तो आप कुछ तो भी अल्टरनेट प्रोविजन करो उसके लिए, क्योंकि आदमी अगर एक साइड टॉयलेट है तो थोड़ी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर घूम के वो उधर जाएगा। उधर लेडीज आते हैं, उधर एजेड लोग आते हैं, उनकी भी सुविधा वहां होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उसके लिए मैं काम करूंगा। अमोलजी, आपण तरुण आहात, भारतीय विद्यार्थी सेनेपासून मी आपल्याला ओळखतो. आपण रस्त्यावरती उतरून शिवसेना स्टाईलनी तरुणांच्या न्याय हक्कासाठी प्रयत्न केले. आता आपण खासदारकीला उभे राहत, काही दिवसांनी आपण निवडून सुद्धा याल. तरुणांसाठी आपण काय विशेष करू शकता? एक तर मला असं वाटतं आपले जे पळवलेले प्रोजेक्ट जे आहेत ना महाराष्ट्रातनं, ते परत महाराष्ट्रात कसे येतील त्याच्याकरता मी प्रयत्न करणार. आणि खरोखर 2 करोड जे रोजगार जे मोदी साहेबांनी सांगितलं होतं दरवर्षी देणार ना, ते 2 करोड रोजगार देण्यासाठी त्यांनी काय प्लॅनिंग केलं होतं आणि जर का प्लॅनिंग केलं नव्हतं तर का म्हणाले होते ते पहिल्यांदा बघणार. आणि जर का प्लॅनिंग केलं असेल तर ते इम्प्लिमेंट करण्यासाठी प्रयत्न करणार. कारण तरुणांच्या हाताला सध्या काम नाहीये, तरुणांच्या हाताला काम नाही, महागाई वाढते
आणि त्याच्यामुळे तरुण व्यसनाधीन होत आहेत. व्यसनाधीनचं प्रमाण वाढलेलं आहे तरुणांमध्ये. तर मला असं वाटतं जर का आपल्याला जर का ही तरुणाई जी आहे, जी आपण फक्त बोलताना बोलतो आपल्या देशाचं भवितव्य काय तर तरुण, पण त्या तरुण जर का हातामध्ये किंवा त्याच्यामध्ये जर का चांगल्या पद्धतीच्या माध्यमातून डेव्हलप नाही झाला ना तर ते सगळ्यात घातक ठरू शकतात. त्यामुळे तरुणांसाठी मला असंच काम करायचं की त्याच्या हाताला चांगल्या पद्धतीचं काम कसं मिळेल. कारण अनेक योजना आहेत सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या, त्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या योजना ज्या आहेत त्या एकतर तळागाळापर्यंत पोहोचत नाहीत आणि पोहोचवल्या गेल्या तरी त्या फायनल स्टेजपर्यंत त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करण्याची कुठली प्रोव्हिजन नाहीये. त्याच्यासाठी मला काम करायचं. सर, शिवसेना को जब भी याद करते तो धनुष्यबाण दिमाग में आता है, लेकिन इस साल आपके हाथ में मशाल है और आपके जो अपोजिशन है उनके पास धनुष्यबाण है, तो वो वोट पर कितना असर पड़ सकता है? देखिए कैसा है कि बहुत साल से धनुष्यबाण हमारा था, तो हम भी धर बोलते और बाद में म होता है ना हमारा। लेकिन कैसा है कि अगर लोगों ने सोच लिया ना तो लोगों को क्या करना है ना, लोग होशियार है, लोग करेंगे। हमारा काम है उन तक पहुंचना, हम लोग पहुंचा रहे हैं। कई लोग सामने से भी पूछ रहे हमको वोट करने का है, क्या है आपका, कुछ तो भी गड़बड़ है, मशाल चिन्ह है आपके पास, तो सब पूछते हैं। अवेयरनेस अच्छा है लेकिन हम लोग थोड़े से वहां पे कमजोर है। मुझे पता है कि हम 100% लोगों के पास नहीं पहुंचे, लेकिन हम 10% तक भी नहीं अटके। हम लोग 70-80% तक गए हैं। बचे हुए लोगों के पास भी जाएंगे। हमारे सहकारी सब पार्टियां हैं, उनके भी वोटर्स जो है वो हमेशा पंजा का वोट देते थे, साइकिल को वोट देते थे, वो झाड़ू को वोट देते थे। और अभी घड़ी नहीं तो, अभी घड़ी तो नहीं है, अभी तुतारी को वोट देने वाले हैं। तो उनके पास भी हम जा रहे और समझा रहे। और हम ऐसे नहीं, हमारे साथ में जो भी महाविकास आघाड़ी की पार्टी है, यहाँ पे मशाल हम लोग घर घर में पहुंच रहे हैं, जहां पे पंजा है वो हम पंजा घर में पहुंच रहे हैं। दिक्कत आ रही है लेकिन सोल्यूशन निकलेगा। अंधेरी पश्चिम विधानसभा जी आहे तर त्याच्यामध्ये जे रहिवाशांचे प्रश्न जे आहेत ते वर्षानुवर्ष तसेच प्रलंबित आहेत. उदाहरणार्थ आता तिथे रिडेव्हलपमेंट जे आहे तर ते वर्ष रखडले, कारण की हरित पट्टा येतो तिथे, म्हणजे जो JVLR चा रोड आहे तो पण विस्तृतीकरण त्याचं थांबलेलं आहे. परत गुंफेचा जो गुंफा आहे तर ते पण ऐतिहासिक स्थळ असल्यामुळे तिथले जे बाजूचे जे प्रोजेक्ट आहेत ते पूर्णपणे थांबलेले आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही आता अर्ध ते सांगितलं ते SIESचं ते प्रश्न तुम्हाला माहितीच आहे. परत तो कोळी लोकांचा वर्सोव्याचा एक प्रश्न तो वर्षानुवर्ष प्रलंबित आहे. हे जे प्रलंबित प्रश्न आहेत. परत ते रेल्वेचं आपलं जे जोगेश्वरीचं रेल्वे स्टेशन होतं तर ते दादरसारखं करण्याचं चाललेलं सेंट्रल, म्हणजे तिथून सगळ्या गाड्या एक्सप्रेस वगैरे सुटणार. तर हे जे प्रश्न आहेत ते तुम्ही कसे सोडवाल नंतर? बघा साहेब, जोगेश्वरी टर्मिनसचं उद्घाटन झालं तर मी 100% सांगतो की ते लवकरात लवकर वॉक वरती कसं चालू होईल ह्याच्याकरता 100% प्रयत्न करणार. कारण कसं आहे की सगळ्या या उपनगरातल्या लोकांना एक तर दादर नाही तर मुंबई सेंट्रल नाही तर कुर्ल्याला जायला लागतं आणि ते ट्रॅफिकच्या दृष्टीने किंवा ह्याच्या आर्थिक दृष्टीने ते परवडत नाहीये. जर का जवळ जर का रेल्वे स्टेशन असेल तर लोक घरातनं उशिरा निघून घरी लवकर पोहोचू शकतात. तर त्याच्यासाठी 100% प्रयत्न करणार आहे. गुंफेचा जो तुमचा विषय आहे, नक्कीच गुंफेचा विषय आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंट परत सेंट्रल गव्हर्नमेंट ह्याच्यामध्ये अडकलेला आहे. कसं आहे की गुंफा डेव्हलप करायची आहे, पैसे कोण देणार? स्टेट गव्हर्नमेंट देणार. रिस्ट्रिक्शन कोणाचं आहे? आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटचं. गुंफा तर डेव्हलप झाली पाहिजे. आतमध्ये त्यांची जी काही श्रद्धास्थान आहे, एक शिव मंदिर आहे, 2-3 आपले देवीची मंदिर आहे, ते गणपती मंदिर आहे. मला असं वाटतं की त्याची सुद्धा निगा राखली गेली पाहिजे आणि ते सुद्धा चांगल्या पद्धतीने. परत आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट त्याच्या सगळे रिस्ट्रिक्शन त्यांचे आहेत आणि त्यांची फंडिंग करणार आहे. गुंफेच्या आजूबाजूच्या परिसरातल्या लोकांचं रिडेव्हलपमेंट आहे ना, ते रिडेव्हलपमेंट तिथे होणार का? तर नाही होणार. मग ते कुठे करायला पाहिजे? त्यांच्यासाठी जागा त्यांच्यासाठी मिळून द्यायचं काम स्टेट गव्हर्नमेंटचं आहे. परत त्याला ते फक्त आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट काय सांगणार की एवढ्या परिघामध्ये काही करायचं नाही. मग तेवढ्या परिघामध्ये राहणाऱ्या झोपडपट्टी धारकांना किंवा राहणाऱ्या निवाशांना घर तर द्यायला पाहिजे ना. त्यांची काही चुकी नव्हती ना त्याच्यामध्ये. मग मला असं वाटतं जर का पार्किंगच्या माध्यमातून एक मध्ये पॉलिसी काढली गेली होती आणि त्याच्यामध्ये सर्व 1 नंबरच्या बिल्डरनी त्याचा फायदा घेतला की नाही घेतला. आता त्या पार्किंगचा कसा वापरतो, काय होतं मला माहित नाही, पण मला असं वाटतं त्या पार्किंगच्या माध्यमातून सर्व डेव्हलपर, तुम्ही बघा सगळे टॉपचे डेव्हलपर आहेत ना, त्यांनी पार्किंगच्या माध्यमातून डबल ट्रिपल FSI घेतला होता आणि त्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पार्किंग जनरेट केली गेली, पब्लिक पार्किंग, आणि तो FSI बिल्डरने वापरला आणि त्याच्यामध्ये विकून त्यांनी फायदा कमवला. पण मला सांगा, असे काहीतरी स्पेशल डेव्हलपमेंट झोन तयार करून तुम्ही अशा लोकांना त्या ठिकाणी केलं पाहिजे ना. नॉट ओनली गुंफा,
मग फॉरेस्टचा पण तोच विषय आला. नवीन नियमानुसार तुम्ही 3 किलोमीटरच्या परिघामध्येच तुम्हाला देणं लागतं. आणि 3 किलो परिघामध्ये जर का त्या घरं नसतील तुमच्याकडे अवेलेबल आणि जर का होण्यासारखी शक्यता नसेल, मग ती घरं डेव्हलप करण्यासाठी तुम्ही त्यासाठी पॉलिसी काढली पाहिजे ना. ही पॉलिसी काढण्यासाठी युडी डिपार्टमेंट आहे. आता युडी डिपार्टमेंट गेली 5 वर्ष आताच्या मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. त्याच्या अगोदरचं युडी डिपार्टमेंट मला असं वाटतं की फडणवीस साहेबांकडे होतं. मग त्यांनी या संदर्भात काय केलं? मला असं वाटतं त्यांचे जे काम असतं ना ते फक्त मतापुरतं करतात. काय तिकडे आता समजा कदाचित ते फॉरेस्ट मधले मतदारांमध्ये त्यांची नावं त्या मतदार यादीमध्ये असतील की काय, असं मला डाऊट यायला लागलाय. भुवनेश्वरीमध्ये काय मला असं वाटतं की 1000-2000 मतदार आहेत ते समजा तिथे राहणार आहे, त्याच्यामुळे करतात की काय. शेवटी कसं आहे बघा, मी मगाशी काय सांगितलं, जो मतदान करतो आपल्याला त्याच्यासाठी पण आपल्याला काम करायचंय, ज्यांनी आपल्या विरोधात मतदान केलं त्याच्यासाठी पण आपल्याला काम करायचंय, आणि ज्यांनी काही कारणास्तव मतदानही नाही केलं त्याच्यासाठी काम करायचंय. ह्यालाच बोलतात लोकशाही. यालाच बोलतात लोकशाही. आणि मला असं वाटतं हे सरकार हे लोकशाहीच्या माध्यमातून न वागता कुठेतरी आपण हुकुमशाहीकडे चाललोय, कुठेतरी संविधान आपण फार मोठ्या पद्धतीने वरच्या कवर तेच ठेवणार, आतल्या सगळ्या संशोधन करून बदलणार, असं होता कामा नये. ह्याच्याकरता महाविकास आघाडी विरोधी विचारांचे जरी लोक असले तरी मी या ठिकाणी आम्ही एकत्र हातात धरून काम करतोय, कारण आम्हाला या पद्धतीची कामं ही येत्या काही वर्षामध्ये लोकांच्या समोर द्यायची. एक आप लोगों की तरफ से लगातार आरोप लग रहे हैं या उद्धव जी अपनी सभा में बोल रहे हैं कि जो आपके सामने जो पार्टी है वो महाराष्ट्र द्रोही है, महाराष्ट्र को वैभव खत्म करना चाहती है और मुंबई की आर्थिक राजधानी का जो दर्जा है उसको खत्म करना चाहती है, यहाँ से उद्योग गुजरात ले जाना चाहती है. इस आरोप में कोई तथ्य है? 100% तथ्य है, क्योंकि उसके बारे में कोई बोलते ही नहीं हो. उन्होंने क्या दिया? रिप्लाई कुछ नहीं दिया. अभी देखिए ना, वो जाने दीजिए, एक्चुअल में जो हुआ वो बोलता था. यहाँ का डायमंड मार्केट था, शिफ्ट किया, वापिस आया, वो तो हुआ है ना. बाकी तो छोड़ दो, वो तो क्या पेपर पे है या पेपर पे रहेंगे या हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं. यहाँ पे डायमंड मार्केट था, वो पूरी मुंबई को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है. वहां से वो शिफ्ट किया गया सूरत को, पूरी दुनिया को मालूम है. वहां पे लोग गए, पूरी दुनिया को मालूम है. लेकिन वहां पे उनको उस प्रकार के कामगार नहीं मिले, उसके लिए वापिस आ गए वो. तो किया क्यों? ये एक्चुअल प्रैक्टिकल उदाहरण है. बाकी की बातें तो पेपर पे रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए रहेंगे, ऐसे सब मानेंगे या रहे मुझे नहीं पता. लेकिन देखिए कैसे है कि यहाँ के उद्योग जो यहाँ आने वाले थे उसके लिए हमारे पार्टी ने भी, हमारे जो देसाई साहब वहाँ पे MIDC के मिनिस्टर थे, उन्होंने भी डॉक्यूमेंट दिए, उन्होंने भी प्रूफ दिए उसके बारे में. उसके बावजूद बाद में वो उद्धव जी क्या बोलते हैं, जो जिसका हक है उसको दे दो ना. अगर इधर आने के लिए रेडी थे वो तो गुजरात में लेके गए, उसके लिए हमको ये नहीं है, लेकिन हमारा क्यों दिया? उनके लिए नया लाओ ना कुछ तो भी. और कैसे है कि एक तो कैसे है कि उधर जगह वैसे होने चाहिए, उधर काम करने वाले कामगार भी होने चाहिए ना. अभी सूरत के मार्केट के बारे में कुछ तो भी ये निकलना चाहिए कि उसका स्टडी होना चाहिए, केस स्टडी हो. उधर से शिफ्ट किया गया, क्यों किया गया, वहां से लोग आए क्यों? उसमें ऐसा है कि वहां पे जो कामगार उनको जो चाहिए थे उधर प्रॉपर थे नहीं, इसके लिए रिटर्न आ गया. वो वस्तु स्थिति है. जी, आप चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं, क्या जो कैडर है, जो शिव सैनिक और असली और नकली शिव सैनिक की जो लड़ाई चल रही है उसमें क्या दिख रहा है? देखिए कैसे है कि शिवसेना, हम लोग लोगों को पूछते हैं शिवसेना किसकी, आम पब्लिक को, वो तो बाला साहब ठाकरे की. मतलब आप बाला साहब अभी नहीं है तो अभी शिवसेना किसकी है? तो उद्धव साहब ठाकरे की. तो वही मैं लोगों को पूछता हूँ, अगर आम पब्लिक अगर बोलती है ओपन में, तो हम लोग जो करोड़ों रुपए खर्चा करके हमारे टैक्स के माध्यम से, हमारे खुद के किसी से हम टैक्स भरते हैं, वो इतना बड़ा हमने इलेक्शन कमीशन बिठाया, उनको नहीं पता चलता. इसके लिए उद्धव जी बोले ना कि अभी मुझे विश्वास ही नहीं इनके ऊपर, मैं लोगों के पास जाने वाला हूँ. आप बताइए वोट के माध्यम से सिद्ध होने वाले शिवसेना किसके? और शिवसेना ये उद्धव बाला साहब ठाकरे की है, ये आदित्य साहब के नेतृत्व में आगे जाने की शिवसेना है, और लोग 100% वोटों के माध्यम से बताने वाले हैं. देखो कीर्तिकर और शिंदे की शिवसेना नहीं है तो बात पक्की है, तो किसकी है फिर? ये साजिश है भाजपा की. उनको शिंदे को भी बड़ा नहीं करना है, उनको वोटर को कंफ्यूज करना है. और वोटर जब भी कंफ्यूज होता है ना तभी एक चेहरे के पास जाता है. वो चेहरा आजकल देख रहे हैं सब, यानी मुंबई में ऐसा लगता है कि हमारा कोई एक्स्ट्रा बोर्ड लगेगा तो मीटर पट्टी लेके आ जाते हैं वो, और इनके बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं ना, उसके ऊपर कुछ नहीं है. एक ही उनका ये क्या बोलते हो पूरे मुंबई के लिए ब्लैंकेट परमिशन. अभी मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ. हमारे गोरेगांव आरे का फ्लाईओवर है, आज भी उधर भेजिए, वहां पे एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट लगी है, यही शिंदे सेना की, यानी धनुष्यबाण ये वो. अभी वो जो होर्डिंग है ना,
वो ब्रिज के ऊपर है, तो एक तो एमएमआरडी का है, एक तो बीएमसी का है। लेकिन कुछ किसका भी है, लाइसेंस किसका आता है, बीएमसी का आता है। अभी उस होर्डिंग का लाइसेंस आज के तारीख में नहीं है, वो खत्म हो चुका है। किसके लिए मुझे पता नहीं है, लेकिन खत्म हो चुका है। इसके लिए वहां पे है ना, किसका बिना एनओसी का किसका भी बर्थडे है, कुछ भी है, उसको होर्डिंग लगता है। आज वहां पे वो होर्डिंग लगाया गया है, तो लीगल है कि इलीगल है? इलीगल है। हमने बोला हमारे लोगों ने, लेकिन कोई डेयरिंग करने के लिए रेडी नहीं है। या ऐसा है, इसको तो हुकुमशाही बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन के आदमी अगर इस छोटी छोटी बातों को अगर सीरियसली नहीं लेंगे, और जो विरोधी पार्टी में उनकी छोटी छोटी बातों को अगर लेते, तो वो गलत हो रहा है। आप भी जाके देखिए ना, बराबर आरे चेक नाके के अंदर ही है ब्लैंकेट परमिशन। हमने तो लिया ना ब्लैंकेट परमिशन, मुंबई का परमिशन। अरे मुंबई का लिया ठीक है, लेकिन ये होर्डिंग इलीगल है ना, क्योंकि उसके परमिशन में वो उसका पैसा किसको भरना चाहिए, बीएमसी को भरना चाहिए। लेकिन बीएमसी के लिस्ट में वो होर्डिंग अभी आज तारीख में नहीं है, वो लाइसेंस नहीं है। छोटा सा जवाब चाहेंगे कि निरुपम अब आपके संडे कोर्ट में जा रहे हैं, और अब वो आकर आप काउंटर करेंगे, अटैक करेंगे, क्या करेंगे, मुद्दा क्या है? आरोप लगाएंगे, तो अरे लेकिन आप कैसे काउंटर करेंगे? अभी वो तो 4 तारीख को अगर उन्होंने मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, तो उधर ही फंस गया उनका गेम। मैंने तो क्रिमिनल लॉ नहीं दे पाता है, तो आरोप क्या करेंगे? कुछ नहीं उनके पास, खाली बदनाम करने के लिए यही है, स्ट्रेटेजी है उनकी। और मेरे ख्याल से इसको हुकुमशाही बोली जाती है, और उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। और निरुपम जी को अगर उन्होंने शिंदे ने लेना है, तो उनके 2-3 वीडियो आपको भेजता हूँ, वो मोदी जी के बारे में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में उनका क्या ख्याल है। और उनके जो कंबोज जी है, उन्होंने क्या कहा था, पाला पाचो है ना, क्या कचरा। हाँ देखिए, अभी कचरे को लेना चाहिए तो ले लो कचरे को, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कंबोज जी बोल रहे हैं। कंक्लूड करें, अपने जो हमारे जो आपके वोटर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उसको आप आज मुझे नवभारत और नवराष्ट्र के यहाँ पे आप सबने मुझे बुलाया है। बहुत दिन से आप बोल रहे थे सॉरी मैं लेट आ गया, लेकिन अच्छा है आपने बोला नामांकन भर के जो इधर आता है कैंडिडेट वो जीत पाता है। तो शायद आज के दिन ही आपका सबका बुलावा था, और ये जीत पक्की है, ऐसा भी यही समझता हूँ। और 100% मैं एज ए कैंडिडेट, एज ए पर्सन, अगर मेरी कुछ गलती होगी तो आप लोग चौथा स्तंभ आपण बोलतो मत ह्याचा ह्याच्यातला तर मला असं वाटतं की नक्कीच तुम्ही ते सांगा, मी बदलण्याचा प्रयत्न करीन। आमची अशी कधीच व्यवस्था नसते की आम्ही घेतलं ते डोनेशन, तुम्ही घेतलं ते करप्शन। त्यामुळे बदलण्यासाठीच आम्ही आहोत, आणि त्याच्यामुळे फायदा माझा आहे, माझ्या पक्षाचा आहे, आणि मी ज्याच्यासाठी काम करतो ते जनतेला फायदा आहे। त्यामुळे असाच आशीर्वाद आपल्याकडनं ठेवा, आणि आपल्याकडे काही कल्पना असतील किंवा या उत्तर पश्चिम जिल्ह्यासाठी जर का आपल्याकडे काही लोकांच्या समस्या आल्या असतील किंवा तुमच्या लोकांच्या काही मागण्या असतील तर नक्कीच सांगा, मी नक्कीच त्या पुरा करण्यासाठी प्रयत्न करीन। हार जीत तर होत राहते, परंतु अमोल कीर्तीकर वैयक्तिक म्हणून सदैव काम करण्यासाठी शिवसेना प्रमुखांच्या आशीर्वादाने, उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि आदित्य साहेबांच्या नेतृत्वाखाली तयार आहे। या ठिकाणी परत एकदा मला बोलवलं, मला बोलण्याची संधी दिली, त्याच्याबद्दल सर्वांचा धन्यवाद।